हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइव प्लान पर हार्दिक स्वागत है। मैं आपके सामने 30 क्वेश्चनों की बेहतरीन क्लास लेकर आया हूं, तो सारे बच्चे एंड तक जुड़े रहेंगे और एंड में बताएंगे कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। तो करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। और पहला क्वेश्चन आपके सामने वो है, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है। क्या पूछ रहा प्रश्न, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 है मेरवाड़ा पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर 2 है इसराना भाकर पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर 3 है रोजा बाकर पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर 4 है गिरवा बाकर पहाड़ियाँ। तो इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो जाएगा मेरवाड़ा पहाड़ियाँ, यानी कि जो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं वो मध्य अरावली श्रेणी में स्थित हो जाएगी। एंड तक जुड़े रहेंगे सारे बच्चे, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको बताना है एंड में कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा थार मरुस्थल में स्थित बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है पैराबोलिक, ऑप्शन नंबर 2 है तारा, ऑप्शन नंबर 3 है घोराउड, ऑप्शन नंबर 4 है बरखान। सभी बच्चे कमेंट में बता देंगे इसका आंसर, और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया उनका आंसर सही हो जाएगा, यानी कि जो घोराउड है वो मरुस्थल में बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है, जबकि पैराबोलिक, तारा और बरखान ये सारे के सारे मरुस्थल में बालू का स्तूपों के प्रकार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है। यानी कि जो लूनी नदी बह रही है उसके प्रदूषण होने का मुख्य कारण क्या है, आपको बता देना है। ऑप्शन नंबर 1 है रंगाई छपाई उद्योग, ऑप्शन नंबर 2 है गवारगम उद्योग, ऑप्शन नंबर 3 है इंजीनियरिंग उद्योग, ऑप्शन नंबर 4 है हैंडीक्राफ्ट उद्योग। तो मैं आपको बता दूं कि जो लूनी नदी है उसके प्रदूषण होने का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा रंगाई छपाई उद्योग। यानी रंगाई छपाई के कारण जो लूनी नदी है वो बहुत ही प्रभावित हो रही है और प्रदूषण का कारण हो रही है। इसमें बताया गया सारों को कि भोराट पठार जिसके मध्य स्थित है वह कौन सा है। यानी कि जो भोराट पठार है वो किन किन के मध्य स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है अचलगढ़ एवं प्रतापगढ़ के मध्य, ऑप्शन नंबर 2 है गोकुंदा एवं बेराट के मध्य, ऑप्शन नंबर 3 है कुंभलगढ़ एवं गोकुंदा के मध्य, ऑप्शन नंबर 4 है जरगा एवं अचलगढ़ के मध्य। चारों को देखो और बताओ कि भोराट का पठार कहाँ पर स्थित हो जाएगा। तो आप सभी को पता है कि भोराट का पठार कहाँ पर स्थित है, तो कुंभलगढ़ और गोकुंदा के मध्य स्थित है। यानी कि भोराट के पठार कहाँ पर स्थित हो जाएगा, तो कुंभलगढ़ और गोकुंदा के मध्य स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पष्ट नहीं करती है वह कौन सा है। यानी कि इन चारों में से 3 जिलों की सीमा तो गुजरात के साथ स्पष्ट करती है परंतु एक नहीं करती है, उसका आपको चयन करना है और आंसर बता देना है। ऑप्शन नंबर 1 है प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर 2 है बाड़मेर, ऑप्शन नंबर 3 है जालोर, ऑप्शन नंबर 4 है डूंगरपुर। तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रतापगढ़ है उसकी सीमा गुजरात के साथ नहीं लगती है, जब किसके साथ लगती है, तो मध्य प्रदेश के साथ लगती है, जबकि बाड़मेर, जालोर और डूंगरपुर इन तीनों की सीमा गुजरात के साथ लगती है। और प्रतापगढ़ की किसके साथ लगेगी, तो वो लगेगी मध्य प्रदेश के साथ, यानी कि एमपी के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है। आपको मैंने पहले भी कराया होगा इस प्रकार का क्वेश्चन, ये निम्न में से किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है। ऑप्शन नंबर 1 है भीलवाड़ा में, ऑप्शन नंबर 2 है नागौर में, ऑप्शन नंबर 3 है चूरू में, ऑप्शन नंबर 4 है सीकर में। चारों को देखो और बताओ कि इनमें से कहाँ पर बांका पट्टी फैली हुई है। तो बांका पट्टी कहाँ पर फैली हुई है, तो हो जाएगा नागौर, यानी कि जो नागौर जिला है वहाँ पर बांका पट्टी फैली हुई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बेरहाट में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था। यानी कि जो बेरहाट विराटनगर में स्थित है उसका प्रथम उत्खनन है वो किसके नेतृत्व में किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 है दयाराम साहनी के नेतृत्व में, ऑप्शन नंबर 2 है डॉक्टर NR बनर्जी के नेतृत्व में, ऑप्शन नंबर 3 है DR भंडारकर के नेतृत्व में, ऑप्शन नंबर 4 है RC अग्रवाल के नेतृत्व में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा दयाराम साहनी। यानी कि जो बेरहाट सभ्यता है उसका प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था, तो किया गया था दयाराम साहनी के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। यानी कि इनमें से कौन सा शासक है जिसने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर 1 है महाराजा जसवंत सिंह, ऑप्शन नंबर 2 है महाराणा कुंभा, ऑप्शन नंबर 3 है महाराणा सांगा, ऑप्शन नंबर 4 है महाराणा राज सिंह। तो किसने विजय कटकातु की उपाधि प्रदान की थी, तो की थी राणा राज सिंह ने। यानी कि जो महाराणा राज सिंह है उनके द्वारा विजय कटकातु की उपाधि धारण की गई थी। तो इसका आंसर क्या होगा, तो होगा महाराणा राज सिंह, ऑप्शन नंबर 4। इसका सारे बच्चे आंसर देंगे कि पंडित नेंदुराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित थे। क्या पूछ रहा है कि जो पंडित नेंदुराम शर्मा है वो किस प्रजामंडल से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर 1 है अलवर जिले से, ऑप्शन नंबर 2 है मारवाड़ से, ऑप्शन नंबर 3 है सिरोही से, ऑप्शन नंबर 4 है कोटा से। तो पंडित नेंदुराम किस प्रजामंडल से संबंधित हो जाएंगे, तो हो जाएंगे कोटा से। ये आपको ध्यान रखना है कि इसका जो आंसर होगा वो कोटा, कि पंडित नेंदुराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कोटा से। अगर आ जाता है क्वेश्चन, निम्न में से
कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था? यानी कि इनमें से कौन सा समाचार पत्र है जो विजय सिंह पथिक के द्वारा 1920 में वर्धा से प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 है नवीन राजस्थान, ऑप्शन नंबर 2 है तरुण राजस्थान, ऑप्शन नंबर 3 है राजस्थान केसरी, ऑप्शन नंबर 4 है नवजीवन। तो इनमें से कौन सा समाचार पत्र था वो? तो हो जाएगा राजस्थान केसरी। यानी कि जो राजस्थान केसरी है उसका प्रकाशन विजय सिंह पथिक के द्वारा 1920 में वर्धा से प्रकाशित किया गया था। यानी कि इसका आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान केसरी। इसका सारे बच्चे कमेंट करके आंसर बताएंगे कि निम्न में से डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि जो डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल है उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 है गौरी शंकर उपाध्याय, ऑप्शन नंबर 2 है ठक्कर बप्पा, ऑप्शन नंबर 3 है भोगीलाल पंड्या, ऑप्शन नंबर 4 है माणिक्यलाल वर्मा। तो कौन हो जाएंगे डूंगरपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष? तो हो जाएंगे भोगीलाल पंड्या। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। डूंगरपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो थे भोगीलाल पंड्या। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि संत माऊजी का संबंध किस राज्य जिले से है? क्या पूछ रहा है? ये जो संत माऊजी है उसका संबंध किस जिले से है? ऑप्शन नंबर 1 है डूंगरपुर से, ऑप्शन नंबर 2 है जोधपुर से, ऑप्शन नंबर 3 है बीकानेर से, ऑप्शन नंबर 4 है अलवर से। तो मैं बता दूं आपको कि संत माऊजी का संबंध कहाँ से हो जाएगा? तो हो जाएगा डूंगरपुर से। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। संत माऊजी का संबंध डूंगरपुर से है। इसका आंसर बताएंगे सारे बच्चे कमेंट करके। किराडू का सोमेश्वर मंदिर और आभानेरी का हर्षद माता का मंदिर निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य कला शैली में बना हुआ है? यानी कि जो किराडू का सोमेश्वर मंदिर है और आभानेरी का हर्षद माता मंदिर है वो किस स्थापत्य शैली में बना हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 है गुप्त में, ऑप्शन नंबर 2 है मौर्य में, ऑप्शन नंबर 3 है गुर्जर प्रतिहार शैली में, ऑप्शन नंबर 4 है द्रविड़ शैली में। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर होगा वो होगा गुर्जर प्रतिहार शैली। यानी कि जो किराडू का मंदिर और आभानेरी का हर्षद माता का मंदिर किस में बने हुए हैं? तो बने हुए गुर्जर प्रतिहार शैली में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विश्व दुर्ग घोषित नहीं किया है? यानी कि इन 4 में से कौन सा दुर्ग है जिसको यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में सम्मिलित नहीं कर रखा है? ऑप्शन नंबर 1 है जैसलमेर को, ऑप्शन नंबर 2 है मांडलगढ़ को, ऑप्शन नंबर 3 है आमेर को, ऑप्शन नंबर 4 है गागरोन को। तो आप सभी को पता होगा कि जो मांडलगढ़ है वह विश्व विरासत सूची में सम्मिलित नहीं है, जबकि जैसलमेर, आमेर, गागरोन ये सारे के सारे किस में सम्मिलित हो जाएंगे? तो ये यूनेस्को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित हो जाएंगे। यानी राजस्थान के कितने दुर्ग सम्मिलित हो जाएंगे? तो राजस्थान के 6 दुर्ग इसमें सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन है गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? इंपॉर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को कि गोपाल उदय हुक्मा और जीवन है वह चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 है आमेर जयपुर शैली से, ऑप्शन नंबर 2 है बीकानेर शैली से, ऑप्शन नंबर 3 है जोधपुर शैली से, ऑप्शन नंबर 4 है मेवाड़ शैली से। तो आप सभी को पता है कि इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 आमेर जयपुर शैली से। यानी कि जो गोपाल उदय उपमा और जीवन है वह चित्रकला की आमेर जयपुर शैली से संबंधित है। राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में बढ़ता है? आप सभी को ध्यान होगा कि बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में लगता है, परंतु अब आपको बताना है कि वह मेला प्रतिवर्ष किस माह में लगता है। ऑप्शन नंबर 1 है पौष में, ऑप्शन नंबर 2 है फाल्गुन में, ऑप्शन नंबर 3 है आषाढ़ में, ऑप्शन नंबर 4 है माघ में। तो कब लगता है? तो वो लगता है माघ में। यानी कि जो माघ आता है उस समय डूंगरपुर में बेणेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है। इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो बेणेश्वर मेला है उसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। जयपुर में तीज सवारी किस माह में निकाली जाती है? क्या पूछ रहा प्रश्न कि जयपुर में जो तीज की सवारी है वह किस माह में निकाली जाती है? ऑप्शन नंबर 1 है श्रावण में, ऑप्शन नंबर 2 है वैशाख में, ऑप्शन नंबर 3 है चैत्र में, ऑप्शन नंबर 4 है भाद्रपद या भादों में। सभी बच्चे बताएंगे कमेंट करके कि तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? तो वो निकाली जाती है श्रावण में। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो तीज की सवारी है वो श्रावण महीने में निकाली जाती है। लांगुरिया नृत्य होते हैं, यानी कि जो लांगुरिया नृत्य है वो किस मंदिर में होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है केला देवी के मंदिर में, ऑप्शन नंबर 2 है श्रीनाथ जी के मंदिर में, ऑप्शन नंबर 3 है खाटू श्याम जी के मंदिर में, ऑप्शन नंबर 4 है जीर्ण माता के मंदिर में। तो जो लांगुरिया नृत्य है वो केला देवी के मंदिर में होते हैं। और केला देवी कहाँ पर हो जाएगी? तो करौली में स्थित है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 करेला देवी के मेले मंदिर में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा नेत्रंग रचित है? यानी कि इनमें से कौन सा राजपूत शासक है जिसके द्वारा नेत्रंग की रचना की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 है राजा सावन सिंह या नागरी दास,
ऑप्शन नंबर 2 है महाराजा जसवंत सिंह, ऑप्शन नंबर 3 है महाराजा राय सिंह, ऑप्शन नंबर 4 है राव बुद्ध सिंह। तो मैं आपको बता दूं कि जो नेत्रंग है उसकी जो रचना की गई थी वो की गई थी राव बुद्ध सिंह के द्वारा। जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 राव बुद्ध सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाट्य रूप में किया जाता है, यानी कि इनमें से कौन सा नृत्य नाट्य के रूप में किया जाता है किनके द्वारा, भील जनजाति के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 है वो है गेर, ऑप्शन नंबर 2 है घूमर, ऑप्शन नंबर 3 है गौरी, ऑप्शन नंबर 4 है गरबा। तो किसको क्या किया जाता है, तो किया जाता है गौरी, यानी कि जो आदिवासियों की भील जनजाति है उनके द्वारा वो जो गौरी नृत्य है वह नाट्य के रूप में किया जाता है, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गौरी। अगला क्वेश्चन आ जाता है राजस्थान मानव अधिकार आयोग अस्तित्व में कब आया था। क्या पूछ रहा है प्रश्न कि राजस्थान मानव अधिकार आयोग है वह अस्तित्व में कब आया था। ऑप्शन नंबर 1 है 2 अक्टूबर 1990 को, ऑप्शन नंबर 2 है 18 जनवरी 1999 को, ऑप्शन नंबर 3 है 26 जनवरी 1995 को, ऑप्शन नंबर 4 है 10 दिसंबर 1996 को। तो राजस्थान मानव अधिकार आयोग अस्तित्व में कब आया था, तो आया था 18 जनवरी 1999 को, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 18 जनवरी 1999। अगला क्वेश्चन आ जाता है राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष कौन थे। क्या पूछ रहा है प्रश्न, राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर 1 है बी मेहता, ऑप्शन नंबर 2 है ASD उज्ज्वल, ऑप्शन नंबर 3 है मोहन मुखर्जी, ऑप्शन नंबर 4 है मंगत राय। तो राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो हो जाएंगे मोहन मुखर्जी, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मोहन मुखर्जी। अगला क्वेश्चन आ जाता है 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान प्रमुख जाने जाते थे। क्या पूछ रहा है कि जो 1 नवंबर 1956 है उसमें जो राजस्थान प्रमुख होता है उसको किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 1 है गवर्नर जनरल के नाम से, ऑप्शन नंबर 2 है राज्यपाल के नाम से, ऑप्शन नंबर 3 है राज प्रमुख के नाम से, ऑप्शन नंबर 4 है महाराजाधिराज के नाम से। तो आपको मैं बता दूं कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राज प्रमुख, यानी कि 1 नवंबर 1956 से जो राजस्थान के प्रमुख होते हैं उनको राज प्रमुख के नाम से जाना जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसका सारे बच्चे कमेंट करके आंसर बताएंगे कि लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है। क्या बताना आप सभी को कि जो लसाड़िया का पठार है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 है जैसलमेर में, ऑप्शन नंबर 2 है कोटा में, ऑप्शन नंबर 3 है उदयपुर में, ऑप्शन नंबर 4 है गंगानगर में। आप सभी को बताना है कि लसाड़िया का जो पठार है वो कहाँ पर स्थित है। तो लसाड़िया का पठार कहाँ पर स्थित हो जाएगा, तो हो जाएगा उदयपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लसाड़िया का पठार उदयपुर जिले में स्थित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का उपयोग किया है, यानी कि कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में विभाजित किया है। अब आपको देखना है और बताना है कि उनके द्वारा मरुस्थलीय जलवायु को बताने के लिए किस कूट का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 है AW का, ऑप्शन नंबर 2 है BSSW का, ऑप्शन नंबर 3 है BWSW का, ऑप्शन नंबर 4 है CWG का। तो उनके द्वारा उष्ण कटिबंधीय जलवायु को बताने के लिए BWSW का प्रयोग किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 BWSW। अगला क्वेश्चन आ जाता है ये विंध्यन कगार बूंदी जिन नदियों के मध्य स्थित है वह कौन सी है, यानी कि जो विंध्यन कगार भूमि है वो किन किन नदियों के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 है बाणगंगा व बनास के बीच, ऑप्शन नंबर 2 है काली सिंध व चंबल के बीच, ऑप्शन नंबर 3 है बेड़च व बनास के बीच, ऑप्शन नंबर 4 है चंबल व बनास के बीच। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर होगा वो होगा चंबल और बनास, यानी कि विंध्यन कंगार भूमि चंबल और बनास नदियों के मध्य स्थित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतः प्रवाह की नदी नहीं है। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से ध्यान रखना कि 3 तो अंतः प्रवाह की नदियां हैं परंतु एक नहीं है, उसका आपको चयन करना है। ऑप्शन नंबर 1 है कांतली नदी, ऑप्शन नंबर 2 है कांकनी नदी, ऑप्शन नंबर 3 है सागी नदी, ऑप्शन नंबर 4 है घग्गर नदी। तो इसका आंसर क्या होगा, तो होगा कांतली नदी, यानी कि जो कांतली नदी है वह राजस्थान की अंतः प्रवाह की नदी नहीं है, जबकि कांकनी सागी और घग्गर ये सारी की सारी राजस्थान में अंतः प्रवाह की नदियां हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आता है सांबर झील में गिरने वाली नदी है, यानी कि इनमें से सांबर झील में कौन सी नदी नहीं गिरती है। ऑप्शन नंबर 1 है मेंढा नदी, ऑप्शन नंबर 2 है खंडेला नदी, ऑप्शन नंबर 3 है कांतली नदी, ऑप्शन नंबर 4 है रूपनगढ़ नदी। तो इनमें से कौन सी नहीं गिरती है, तो नहीं गिरती है कांतली नदी, यानी जो कांतली नदी है वह सांबर झील में नहीं गिरती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कांतली नदी। अगला क्वेश्चन आ जाता है
वो है राजस्थान। रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य वेटलैंड भूमि के रूप में चिन्हित नहीं किया गया है, कि इनमें से कौन सा अभ्यारण्य है जो वेटलैंड सूची में चिन्हित किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 है जैसमंद, ऑप्शन नंबर 2 है शेरगढ़, ऑप्शन नंबर 3 है केवलादेव, ऑप्शन नंबर 4 है सरिस्का। तो किसको चयनित किया गया है, तो किया गया केवलादेव को। आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में 2 ऐसे स्थल है जो रामसर वेटलैंड में सूचीबद्ध किए गए हैं। एक तो जाएगा केवलादेव और दूसरा पूछे तो सांबर झील हो जाएगा, यानी कि 2 स्थल है राजस्थान के। अगला क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान के निम्न वैश्यों में से यहाँ अधिकतम बीड़ भूमि पाई जाती है, यहाँ की इनमें से कौन सा है जहाँ पर बीड़ भूमि सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 है चंबल नदी, ऑप्शन नंबर 2 है ऊपरी बनास, ऑप्शन नंबर 3 है माही, ऑप्शन नंबर 4 है लूनी। तो अधिकतम बीड़ भूमि कहाँ पर पाई जाती है, तो पाई जाती है चंबल नदी में, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चंबल नदी। ये थी अपनी 30 क्वेश्चनों की बेहतरीन क्लास। अब आपको बताना है कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। कमेंट करोगे आप सारे के सारे बच्चे और बताओगे कि हमारे 30 में से इतने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। और अगर आप राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एवं कल्चर, ज्योग्राफी और राज्य व्यवस्था के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो जुड़ना आप हमारे साथ 1:30 पर। यहाँ पर हम राजस्थान की राज्य व्यवस्था, ज्योग्राफी, आर्ट एवं कल्चर और हिस्ट्री के बारे में संपूर्ण जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं उनकी क्लास करवाते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगे हो तो जुड़ना हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।